नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाने वाले हैं। यानी कि उत्तराखंड को ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेगी जो कि देहरादून से दिल्ली की तरफ जाएगी। आपको बता दें, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि जहां कार्यक्रम है वहां पर आपको बता दें कि सीएम धामी मौजूद रहेंगे। यानी कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर धामी मौजूद रहेंगे, लेकिन अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास हो जाएगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इसकी क्या कुछ टाइमिंग है। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। बुधवार के दिन वंदे भारत ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलेगी और सुबह 11:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचेगी। वहीं शाम 5:50 पर आनंद विहार से चलेगी और रात 10:35 पर देहरादून पहुंचेगी। वही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर सबसे ज्यादा तेज चलेगी, अब इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन 314 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। ट्रेन दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन होगी। शताब्दी एक्सप्रेस की बात कर ली जाए तो इस दूरी को 6 घंटे 10 मिनट में वो पूरा करती है। वहीं जन शताब्दी एक्सप्रेस अपनी यात्रा 5 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है। यानी कि सबसे तेजी से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए अब आपको बताते हैं कि देहरादून और आनंद विहार के बीच ये ट्रेन कितने स्टेशन पर जाकर रुकेगी। ये ट्रेन देहरादून आनंद विहार के बीच 5 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें हरिद्वार है, रुड़की है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ सिटी स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल शामिल है। तो 5 जगह जहां पर रुकेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आपको इसके किराए के बारे में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि इसके कोच के बारे में भी आपको बताएंगे। ट्रेन के किराए के बारे में अब तक स्थिति हालांकि साफ नहीं हो सकी है। ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे। इसमें एसी चेयर कार और आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार होगा। तो आज बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। यहां पर उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी और यहां पर जो सफर है देहरादून से दिल्ली तक का वो कम मिनटों में पूरा होगा, कुछ घंटे। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ मिलने जा रही है। हालांकि इससे पहले जब सीएम धामी ने अपना संबोधन दिया था उस दौरान इसका शुक्रिया अदा भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कितने बजे ये कार्यक्रम होने वाला है? इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे और हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ऑनलाइन दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा गया है और जहां तक किराए की बात है, इस ट्रेन का किराया 900 रुपए होगा। ये तय हो गया है समय सारणी के मुताबिक और 2 स्टॉपेज भी बढ़े हैं। पहले सहारनपुर और रुड़की इसमें नहीं शामिल किया गया था, परंतु अब इसे शामिल किया गया है और सुबह 7 बजे ये रवाना होगी। जो इसका रूटीन शेड्यूल आएगा 2 दिन बाद का। यदि आज की बात करें तो आज जो ये ट्रेन रवाना हो रही है, इसमें कोई भी व्यक्ति यदि सफर करता है तो वो पूरी तरह निःशुल्क है। उसने तो टिकट नहीं भी लिया है क्योंकि टिकट अभी जारी नहीं हुआ है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आज ये एक और गिफ्ट है, यदि कोई दिल्ली जाना चाहता है तो इस ट्रेन में बैठकर निःशुल्क जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी। बहुत बड़ी सौगात यहाँ उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को।
गोवा और उत्तराखंड के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन हुआ है। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, एमओयू के तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी से दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा, जिससे पर्यटकों को राज्यों का दौरा करना आसान होगा। सीएम ने कहा है कि इस एमओयू के बाद न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जानने में भी मदद मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड और गोवा दोनों छोटे राज्य पर्यटन प्रधान हैं। ऐसे में दोनों राज्य आपसी तालमेल बनाकर तमाम अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि पर्यटन की लिहाज से पूरे उत्तराखंड ही एक डेस्टिनेशन है और पर्यटन के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म समेत अन्य पर्यटक गतिविधियों को भी प्रदेश में तमाम संभावनाएं यहां पर दी गई हैं। यही वजह है कि सरकार पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने कहा है कि गोवा और उत्तराखंड में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और दुनिया को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोवा और उत्तराखंड दोनों के बीच में जो एमओयू साइन हुए हैं और साथ में जो यहाँ से आज सीधी उड़ान देहरादून से गोवा और गोवा से देहरादून की प्रारंभ हुई है, और जो एमओयू हुआ है पर्यटन संस्कृति का अध्यात्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आपसी एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक दूसरे का सहयोग करने से निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा हमारे यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हमारे यहाँ पर अनेकों देव स्थान हैं, अध्यात्म शांति और संस्कृति का एक केंद्र है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जहाँ उत्तराखंड है, तो वहीं गोवा अपने आप में अनेक प्रकार का जो पर्यटन का आकर्षण लिए हुए है। समुद्र है, समुद्र से लेकर गंगा जी तक, गंगा जी से लेकर समुद्र तक की आसानी से यात्रा जो लोग गोवा आएंगे, विदेशों के मेहमान, विदेशों के पर्यटक वो उत्तराखंड भी आ पाएंगे, और धर्म अध्यात्म संस्कृति के लिए जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो आसानी से 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट पर गोवा पहुँचेंगे और गोवा से यहाँ आ सकते हैं। तो इससे परस्पर एक पर्यटन बढ़ेगा। मैं समझता हूँ एक ये नई शुरुआत है, और हम दोनों ही राज्य और दोनों ही राज्यों के लोगों का प्रयास होगा कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। गोवा हम लोग बोलते हैं कि प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है टूरिज़्म के लिए, लेकिन गोवा जाना जाता है सिर्फ सन, सैंड एंड सी के लिए। तो पोटेंशियल है हमारे पास, और इतने एवेन्यूज़ हैं जो कभी टूरिस्ट देखता नहीं है। हमारा पॉपुलेशन 1.5 मिलियन है, लेकिन हमारे 2019 की संख्या प्री कोविड करीब 9 मिलियन की थी जो टूरिस्ट थे। सो 1.5 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से 9 मिलियन टूरिस्ट कमिंग इज़ अ बिग नंबर, जहाँ से 8 मिलियन डोमेस्टिक एंड 1 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट जा रहे हैं। कोविड के बाद जैसे मैंने कहा बहुत लर्निंग्स आए हुए हैं, एंड टूरिस्ट को ही नीड्स मच मोर एक्सपीरियंसेस देन बिफोर, ही नीड्स समथिंग मोर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हरि सेवा आश्रम के 35वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हो रही G20 की दूसरी बैठक को प्रदेश के लिए बड़ा अवसर बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने से देवभूमि की संस्कृति, परिवेश और यहाँ की विशेषताएं पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। उत्तराखंड के लिए ये बड़ा मौका है और उत्तराखंड मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की बखान भी किया, और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उन योजनाओं का भी जिक्र किया जो प्रदेश में केंद्र सरकार की स्वीकृति से चल रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ऐसे समय पर
जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है। और उसमें से पूरे देश के अंदर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें आयोजित हो रही हैं। और उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हमको मिली हुई हैं। देश दुनिया के लोग उस पर आ रहे हैं, प्रतिनिधिगण आना प्रारंभ हो गए हैं। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारे उत्तराखंड का जो परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के हमारी जो विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विश्व के अंदर जाएंगी। ये हमारे वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया है। पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटीज, इसके साथ ही खेलकूद और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया है। सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा यह पालना केंद्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उद्घाटन के समय अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला एवं बाल विकास विभाग पालना केंद्र को तैयार करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि परियोजना के करीब रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे, इससे सचिवालय के कामकाज और बेहतर होगा। हमारे सचिवालय में काम करने वाली जो कार्मिक हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है। और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा। उनके लालन पालन में ये सहायक होगा। और जो हमारी सब धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर ये बच्चों के भविष्य के लिए एक पिलर की तरह काम करेगा, जहां बच्चे मोबाइल, टीवी, टैब से दूर होकर अपने और साथियों के साथ अपना पूर्ण विकास कर पाएंगे, अपने मानसिक विकास, अपना बौद्धिक विकास कर पाएंगे, साथ में शारीरिक विकास भी कर पाएंगे। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है हम सभी पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि जब हम ऑफिस में होते हैं हमारे बच्चे क्या करें, तो उनको सिर्फ टैब दिखता है, टीवी दिखता है, मोबाइल दिखता है। वो माँ बाप का कहना नहीं मानते कि बच्चे पढ़ लो, नहीं हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पालना है, ये सही तौर पर भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के, सब बच्चों के भविष्य के लिए एक। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने के लिए गठित कमेटी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। यूसीसी के लिए गठित कमेटी के सदस्यों की टीम देहरादून पहुंचकर लोगों से सुझाव ले रही है। इसी कड़ी में बुधवार को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए यूसीसी ने आयोग से सुझाव लेने के बाद आम जनता के सुझाव लेने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य रूप से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी तमाम वर्ग के लोगों से सुझाव ले रही है, ताकि यूसीसी के लिए बेहतर ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। इसी क्रम में 25 मई को कमेटी का राजनीतिक दलों से सुझाव लेने का कार्यक्रम रखा गया है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने गठित कमेटी को 31 मई, आपको बता दें कि 31 मई तक का समय भी दिया है, जिसके बाद इस समय को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अब 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है, ताकि कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर शासन को रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूजीसी राज्य सरकार का संकल्प है और यही वजह है कि सरकार के गठन के साथ ही यूसीसी के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया था और कमेटी गठित कर दी गई थी। लिहाजा 1 साल के भीतर कमेटी ने लगभग काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का जो निर्णय है, यह आने वाले समय में सभी के लिए मॉडल बनेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की है। ऐसे में अपेक्षा है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं कमेटी ने कहा कि 30 जून तक ड्राफ्ट को तैयार कर शासन को सौंप दिया जाएगा। यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय
हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। सरकारी वो एक क्लियर लाइन है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटेगा ही हटेगा। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें। और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करे। वहीं उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये बताया है कि समिट के सफल आयोजन और देश विदेश के नामी बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए इन्वेस्टर्स समिट के प्रचार प्रसार के लिए विधिवत एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी की पहली बैठक जल्द होने जा रही है। कमेटी के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि नोडल ऑफिसर सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि अक्टूबर और नवंबर में ही किसी एक महीने में समिट का आयोजन होगा। समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। डिपार्टमेंट ने मैकिन्जे को एंगेज किया है। मैकिन्जे ने ऑलरेडी अपने बेसिक होमवर्क तैयार कर चुके हैं और प्लानिंग डिपार्टमेंट इसमें कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट की भूमिका में रहेगी और जो बजट एलोकेशन के लिए नोडल डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रहेगा और मुझे बाय नेम नोडल ऑफिसर बनाया गया है। सहायक नोडल अधिकारी के रूप में जो सचिव उद्योग हैं वो रहेंगे और सदस्य सचिव के रूप में एमडी सर्कुल रोहित मीना रहेंगे। ये ऑर्डर इश्यू हो गए हैं और प्रत्येक डिसीजन लेने के लिए हाई पावर्ड कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाया हुआ है। जैसे G20 का हाई पावर्ड कमेटी सक्षम है हर चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, ऐसे ही इसमें रखा हुआ है। और ये हम प्रथम जो हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग है। वहीं G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए विशेष विमान से डेलीगेट्स जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें, उत्तराखंड की संस्कृति के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। मेहमानों को तिलक लगाया गया, तुलसी की माला भेंट की गई। नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाली G20 समिट के लिए 68 डेलीगेट्स के साथ भारत सरकार के अधिकारियों को लेकर एक विशेष विमान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। इस विदेशी मेहमानों का स्वागत उत्तराखंडी अंदाज में किया गया। मेहमानों को तिलक लगाकर तुलसी की माला भेंट की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को रामनगर और देहरादून में तमाम बस्तियों से लोगों को हटाए जाने के विरोध में धरना दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों का उत्पीड़न करने लगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को यदि अतिक्रमण हटाना है तो वह पहले अतिक्रमण को लेकर पॉलिसी बनाए। इससे लोगों को संभालने का मौका भी मिलेगा, संभल भी सकेंगे। और सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिससे लोग खासे खफा भी हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को धरना आपको बता दें एक्सपर्ट बताते हुए निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथौला का ये साफ तौर पर कहना है कि हरीश रावत धरना एक्सपर्ट हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हरीश रावत चर्चा में रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक मुद्दा नहीं है। तथाकथित अतिक्रमणों के नाम से जो लोग आज़ादी से पहले भी बसे हुए हैं वनों में या दूसरे स्थानों पर, जो लोग खाम भूमि में बसे हुए हैं, जो लोग सरकारी और दूसरे तरीके की भूमियों में बसे हुए हैं, चाहे वो राज्य बनने के पहले से बसे हुए हों, उन सब लोगों को आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनको हटाने के लिए जो है बल प्रयोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।